कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हो और अपनी पढ़ाई को भी जारी रख रहे हो। अभी आपको पढ़ाई जारी रखनी है, ख़त्म नहीं करनी। अपन बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप फंडामेंटल शब्द से क्या क्या सुनते हो? आपने ये फंडामेंटल शब्द काफ़ी बार सुना होगा। जब आपने सिविक्स में सुना होगा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आप फंडामेंटल से क्या समझ सकते हो? तो अगर यदि आप मुझसे पूछो कि मैं फंडामेंटल शब्द से क्या समझ सकता हूँ, तो फंडामेंटल शब्द का अर्थ होता है बेसिक। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? आप में से काफ़ी सारे बच्चे कहेंगे हार्ट, लंग्स, उसके बिना ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। पर जो हार्ट, ह्यूमन और ये टिश्यूज से बने हुए हैं, और टिश्यूज हैं वो सेल से बने हुए हैं। अब ये सेल किस बोला का नाम है? तो आज अपन इस सेल के बारे में ही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, कि इस सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसको कैसे देख सकते हैं, इसको किसने डिस्कवर किया। तो बिना किसी वक्त गवाए अपन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहले अपन चलते हैं, आपने हेन का एग देखा होगा। तो जो एग है वो ही एकमात्र ऐसा सेल है जिसको अपन नेकेड आई से देख सकते हैं। नेकेड आई से देख सकते हैं मतलब बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के भी बारे में आप कुछ कुछ जानते होंगे, पर अपन आज के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। और आरबीसी होती है अपने बहुत ह्यूमन में काम आती है, ये ट्रांसपोर्टेशन का इनका काम करती है। ये चीक सेल है। चीक सेल जो अपने मुंह के अंदर बनता है ये, और ये डेड हो जाता है बहुत जल्दी, अब सलाइवा के साथ अपने पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाता है। क्लोरेन काइमा। जो क्लोरेन काइमा है इसके बारे में अपन टिश्यू चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ये लीफ में होता है। और मसल सेल्स। मसल सेल्स होती हैं वो अपने बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स करती है अपने बॉडी को मूव करने के लिए। मसल्स भी काफ़ी टाइप की होती है जो अपन टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे। नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स होती है, नर्व्स होती है अपनी, उनके अंदर सेल्स होते हैं, इनको नर्व सेल्स कहा जाता है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है। और यीस्ट तो आप सब जानते ही होंगे कि जैसे मान लो कभी अपन केक बनाते हैं तो जो उसका डो होता है, तो डो के अपन यीस्ट डालते हैं तो वो फूल जाता है। अल्कोहल बनाने में यीस्ट का काम में आता है, जिसके यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है 10 माइक्रोन मीटर। ये सॉरी यूनिट नहीं है, ये इसका साइज है। और यूनिट्स के लिए ऊपर अपन एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे डेडिकेटेड स्पेशली ओनली टू यूनिट्स। फिर ये स्किन सेल्स। स्किन सेल्स आप देख सकते हो आपकी बॉडी के ऊपर है, पर आप एक इंडिविजुअल सेल को नहीं देख सकते, पर ये आपकी बॉडी के ऊपर है। रॉड सेल्स। और रॉड सेल्स को आप पहले बार देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कोई एक्वेटिक प्लांट है, पर ये अपनी आई में प्रेजेंट होते हैं रॉड सेल्स। इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है रॉड सेल्स का भी, वरना अगर ये नहीं होंगे तो अपन किसी भी इमेज को देख नहीं पाएंगे। और आपको एक फैक्ट बताऊं, अपनी जो आंखें हैं हर ऑब्जेक्ट को उल्टा देखती है, बस वो तो अपना ब्रेन है जो उसको सीधा करके दिखाता है। लार्जेस्ट सेल। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है, 170 इंटू 150 मिलीमीटर। आप शायद देख सकते हो, ये देखो आप शायद देख सकते हो कितना बड़ा सेल है ये। और ये माइक्रोप्लाज्म गैल्पिक्टम। इसको आपको इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ माइक्रोप्लाज्मा भी याद रख सकते हो। इसका जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोन मीटर होता है, तो आप समझ सकते हो कितना छोटा है ये। लार्जेस्ट सेल होते हैं वो नर्व सेल्स होते हैं अपने। नर्व सेल्स अपनी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाने के काम आते हैं। अब सेल की जो किताबी डेफिनेशन है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पर आप मुझे एक बात बताओ कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, इससे आप क्या समझ पाते हो? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो जैसे सेल स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अपनी बोन्स है, आपको भी पता होगा बोन्स है वो अपनी बॉडी का स्केलेटन फॉर्म करते हैं जिसके ऊपर अपनी बॉडी टिकी हुई है। और जो बोन्स है वो भी सेल से बनी हुई है। स्ट्रक्चरल तो ऐसा हो गया, और फंक्शनल यूनिट ऐसा हो गया कि कोई भी बॉडी का चीज फंक्शन हुआ, जैसे मान लो आपकी बोन्स मूव करेंगी तो वो मसल सेल्स उनको मूव कराएंगी, वरना वो अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकती।
तो आपको समझ में आया होगा कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है? देखो, जैसे साइंस बड़ा विचित्र सब्जेक्ट है। जैसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई, तो सेल को इन्होंने ऐसे ही रखा, पढ़ते गए, टॉपिक था, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कवरी हुई। तो कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कवरी होती है तो वो साइंस की ब्रांच बन जाती है। साइटोलॉजी भी वैसे ही साइंस की ब्रांच है। साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, और इन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से डिस्कवर किया था। और इन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क, अब कॉर्क क्या होता है? जो अपने पेड़ की छाल होती है, ओक ट्री की छाल, उनको काट के कॉर्क, वो उसको कॉर्क बोलते हैं। पेड़ की छाल को बार्क होती है, पर उसको पतला पतला काटते हैं तो उसको कॉर्क बोलते हैं। तो कॉर्क को इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, ये कहे तो ज़्यादा सही है। और तो ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी थी, माइक्रोग्राफिया, जिसको इन्होंने टर्म दिया था सेल, और लैटिन भाषा में सेला बोला जाता है इसको, और सेला का अर्थ होता है टिनी रूम। और आप इंग्लिश की भाषा में भी सेल का मीनिंग ढूंढेंगे तो वो केज मिलेगा आपको, जहाँ पे कैदी वगैरह को रखा जाता है। ठीक है गाइस, अब आप इसका एड्रेस ढूंढने मत लग जाना, वरना तुम थोड़े खतरनाक बंदे हो। सेल्स ऑफ रॉबर्ट हुक, जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स देखे थे वो ये थे। वैसे इमेज में कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट लिविंग सेल, जो ल्यूइनोकी था, इन्होंने 1674 में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के साथ लिविंग सेल डिस्कवर किया था। और इनकी डिस्कवरी भी बड़ी विचित्र थी, ये व्यक्ति भी बड़ा विचित्र था। इन्होंने क्या किया कि ये अपना माइक्रोस्कोप लेके पानी के अंदर, पॉन्ड के अंदर जाके इन्होंने डिस्कवरी करी। पॉन्ड के अंदर इन्होंने प्रोटोजोआ को देखा था, और फिर बाद में इन्होंने आरबीसीज को देखा, बैक्टीरिया को देखा, ह्यूमन स्पर्म्स को देखा। तो ये ऐसे कुछ दिखते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये आपका प्रोटोजोआ है, ये आपके बैक्टीरिया है, और ये ह्यूमन स्पर्म्स है। माइक्रोस्कोप, जो आप इमेज देख पा रहे हो, ये दोनों एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप जनरली दो टाइप के होते हैं, जनरली, वरना वैसे तो टाइप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर जनरली जो अपनी लेबोरेटरीज में, हॉस्पिटल की लेबोरेटरीज में यूज़ करे जाते हैं, या फिर अपनी नॉर्मल लेबोरेटरीज, साइंस केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज में, तो उसमें जनरली दो करे जाते हैं। वो दो माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को आप देख सकते हो कि ऊपर आईपीस से, यहाँ पे यार ये क्लियर नहीं है फोटो, हटूंगी यार, हट। ये आईपीस है, ये हैंडल है, इसको एडजस्ट करने के लिए ये राइट लेफ्ट मूव होता है। और ये वो है क्लिप, जिससे आपकी जो स्लाइड होती है, स्लाइड क्या होती है? जिसके ऊपर आप सैंपल रख के उसको देखोगे, वो स्लाइड होती है। तो वो जो स्लाइड होती है, उसको सेट करने के लिए यहाँ पे क्लिप लगाई जाती है, और ये क्लिप भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बिना तो माइक्रोस्कोप को यूज ही नहीं करा जा सकता। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप तो देखा आपको कुछ खास समझ में नहीं आया होगा, इसका डायग्राम भी क्लियर नहीं था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आप देख सकते हो, ऊपर है आईपीस, आईपीस दोनों में, और आईपीस जरूरी है, अगर आईपीस नहीं होगा तो अपन देख नहीं पाएंगे। इसमें कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ है? बॉडी ट्यूब एक है एक्स्ट्रा आई, और ये आपका रिजॉल्विंग एक्स्ट्रा आया, रिजॉल्विंग नोज पीस। आप इससे क्या कर सकते हो? आप इसको घुमा सकते हो। जैसे आपको मान लो अभी ये वाला आपका बड़ा वाला ये लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, और तो आप इसको घुमाओगे तो ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, और आप उस हिसाब से अपनी इमेज को देख पाओगे। नीचे मिरर होता है, ये माइक्रोस्कोप क्या करता है? आपकी इमेज को नीचे मिरर से रिफ्लेक्ट करके ऊपर रख देता है। ये बेस है जिसके ऊपर माइक्रोस्कोप रखा जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, इसको समझाने की जरूरत भी नहीं। और ये फाइन एडजस्टमेंट होता है, ये माइक्रोस्कोप को आगे पीछे करने के लिए होता है। आगे पीछे इन द सेंस, जैसे मान लो यहाँ पे जॉइंट है, इस जॉइंट को आगे पीछे करने के लिए ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब होती है। और ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, अरे यार क्या, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होती है, ये जो माइक्रोस्कोप के ऊपर वाले पार्ट को, जो यहाँ से है, इसको आगे पीछे करने के लिए काम में आती है। और ये इंटरसेक्शन जॉइंट है, जहाँ पे ये और ये मिलते हैं, इधर स्क्रू से बना हुआ होता है ये।
आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। द माइक्रोस्कोप अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या है? तो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन है द डिवाइस यूज टू सी द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि माइक्रोस्कोप उन चीज़ों को देखने के काम आते हैं जो नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती। तो पर ऐसा नहीं है कि अपन सारे ही उनको देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को जो नेकेड आई से नहीं देख सकते। आज तक अपन एटम को नहीं देख पाए, एक इंडिविजुअल एटम को आज तक अपन नहीं देख पाए। उसको देखा है अपन ने काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, पर वो पूरे तरीके से नहीं देख पाए अपन एक इंडिविजुअल एटम को। फिर आता है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि माइक्रोस्कोपी एक ब्रांच है जो स्टडी करने की आती है रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। रिलेटेड एस्पेक्ट्स का अर्थ होता है कि जैसे मान लो माइक्रोस्कोप है, उसके यूज़ क्या हो सकते हैं, उसको कैसे बनाए तो वो और मैग्नीफाई करे। और अपन एक मैग्नीफाई टर्म बोला, तो मैग्नीफिकेशन भी अपन को पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। मैग्नीफिकेशन होता है द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। और तो मैग्नीफिकेशन भी आपको आई होप समझ में आया होगा। फिर आता है टर्म रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर ये होती है द एबिलिटी टू सी द टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर हर माइक्रोस्कोप की अलग अलग होती है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये अनरिजॉल्व है, तो ये अपन को एक ही दिखाई दे रहा है। ये हल्का सा रिजॉल्व किया तो अपन को दिखाई दिया हाँ भाई इसमें शायद से दो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर वो दोनों जुड़े हुए हैं। फिर जब अपन ने इसको पूरा रिजॉल्व किया तो अपन को दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग देखने लगे। देख रहे हो साइंस का जादू, इसलिए कहते हैं साइंस से डरो। फैक्ट्स अबाउट माइक्रोस्कोप, ये आप ज़ेकरीज जैनसन कर लेना इधर, आपको मैं एक टर्म ऐड करना भूल गया, उसके लिए माफ़ी। जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप था उसको इंसेक्ट्स को स्टडी करने के लिए बनाया था और उसका निकनेम दिया था, जैसे मान लो आपका भी निकनेम होगा घर पे, तो उसको भी एक निकनेम दिया था फ्लिया ग्लासेस। फ्लिया मतलब इंसेक्ट्स और ग्लास मतलब आपके ग्लासेस से बना होता है माइक्रोस्कोप। ग्लास जब कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस पास वो लगे हुए होते हैं तब वो रिजॉल्व कर पाता है। और आपको इतने बड़े बड़े नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ज़ेकरीज एंड जेनसन, आप सीधा याद रखो जैनसन एंड जेनसन। इधर मैं जेनसन टर्म डालना भूल गया ज़ेकरीज के आगे, तो आप सीधा याद रख सकते हो जैनसन एंड जेनसन इन्वेंटेड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन, कब करा था, 1590। और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अपन ने देखा एक नीचे मिरर होगा, दो लेंस होंगे, एक आई पीस होगा, दो भी आते हैं आज के दिन तो। और यहाँ पे वन एट द एंड क्लोजेस्ट टू द सैंपल कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है जैसे अभी अपन ने पीछे देखा था, वापस दिखा देता हूँ, ये देखो ऑब्जेक्टिव ये रहा। ये जो ऑब्जेक्टिव होता है इससे अपन मेन इमेज को देख पाते हैं। कहाँ गया? A combined microscope has at least two lenses including one at the eyepiece called the eyepiece. एक मिनट, sorry guys. One at the closest to the sample called the objective. Taste buds and RBCs were identified by Macroll Malepy. अपन ने पीछे पढ़ा था कि ल्यूविन हॉकी ने पहले देखे थे, पर ल्यूविन हॉकी ने देखे थे पर इनको जो नाम दिए थे वो मार्सिलो मालेफी ने दिए थे। और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाती है ऐसी चीज़ें, जैसे मान लो आपकी उसकी डिस्कवरी थी ये डीएनए के स्ट्रक्चर की, ये भी बड़ी कंट्रोवर्शियल है। इसमें 4 लोगों ने मिलकर डिस्कवर किया था और इसमें एक लेडी थी, उसका बड़ा योगदान था, पर एक्चुअल में क्या हुआ कि उसने सारा एक्सपेरिमेंट किया और सब, पर एक भाई ने सिर्फ उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन बता दिया और उसका नाम दे दिया कि हाँ भाई फलाने बंदे ने डीएनए का स्ट्रक्चर का वो करा है। तो यहाँ पे राजनीति भी चलती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अपन ने मैंने एक टर्म पहले भी बोला था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप ये इमेज में देख रहे हो इतना छोटा नहीं होता, इससे बड़ा होता है ये। और ये आपको ज़्यादातर बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज जो मान लो
एकदम विशाल है, जैसे आईआईटी है आपको उधर मिलेगा ये। और ये आईआईटी इसमें मिलता है। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज जाती है इधर से इधर तक, और वो आपको इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाती है। इसको चलाने के लिए मिनिमम 12 से 13 स्क्रीन चाहिए, और इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कमरे में 2 से 3 ऐसी होने चाहिए, वरना ये गर्म हो गया तो भूल जाओ, आपके इधर का माल खराब हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, उसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, और इसको 1931 में वो डिस्कवर किया गया था, या फिर इन्वेंट करा गया था, ये कहे तो बढ़िया बात है। इन्वेंट और डिस्कवर में थोड़ा जनरल फ़र्क है। डिस्कवर तो वो चीज़ होती है जिसको अपन नेचर में एग्जिस्ट करती है और अपन ने उसको ढूंढा हो, उसको डिस्कवर कहते हैं। इन्वेंट वो होता है जो ह्यूमंस ने बनाया हो, और इसको अर्नेस्ट रुस्का ने बनाया था। और इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 1935 में मैक्स नॉल ने इन्वेंट किया था। अरे यार ये क्या है, ये वीडियो क्लिप नहीं चलती गाइस, मैंने इसको प्रेजेंटेशन में बनाया था, अब मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, तो ये वीडियो क्लिप नहीं चल रही। आगे से ऐसा नहीं होगा। पुरकिंजे पुरकिंजे ने 1839 में एक सेल के अंदर फ्लूइड होता है प्रोटोप्लाज्म, उसको डिस्कवर किया था। जो भी जैसे मान लो प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, न्यूक्लियस पर साइटोप्लाज्म को इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था 1839 में। आपको ये नाम रखना है, विशेष तौर पर याद, एग्जाम में पूछ लेता है पुरकिंजे ने कब और क्या डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन, इनका भी बड़ा स्पेशल योगदान था इस सेल में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था सेल का। अब ये न्यूक्लियस से तो पूरे सेल का फंक्शन कंट्रोल होते हैं, आपको पता ही है। उसने रूट्स ऑफ ऑर्किड की जो रूट्स थी उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया था। और इधर आपको ये प्लांट दिख रहा होगा, और बाप रे ये किसका नंबर आ गया गाइस, ये मेरा नंबर नहीं है, कॉल मत करना, ये shutterstock.com का है, मैंने उधर से फोटो ली थी। अरे यार चलो कोई नहीं गाइस, कॉल नहीं करोगे आप, या फिर करो, मेरा क्या आ रहा है। तो ये रॉबर्ट ब्राउन है, आप देख सकते हो कितना अकड़ के बैठा है। चलो आगे चलते हैं। सेल थ्योरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और इसके बिना अपन सेल को बता नहीं सकते थे कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कंपोज ऑफ सेल होते हैं, ये सब है। जो आपको पोस्टुलेट्स होते हैं थ्योरी के, वो आपको एज इट इज लिखने होते हैं, अपनी भाषा में नहीं लिख सकते, वरना स्कूल वाले मैडम नंबर काट लेती है। मेरे भी कटे हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो एज इट इज लिखने हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। जो भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो तो क्या तो सेल्स या उसके प्रोडक्ट से बना होगा, पर इसमें एक एक्सेप्शन आता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक मात्र सेल से बना होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक सेल से बने हो, जैसे आपका अमीबा है, काफ़ी सारे बैक्टीरियाज है, प्रोटोजोआ है। और इन्होंने ही पहली बार कहा था, ये जो दो महाशय दिख रहे हैं आपको फोटो में, स्केलेडियन एंड शेवॉन, इन्होंने पहली बार कहा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इन्होंने कहा ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। ये इन्होंने एकदम सत्य बात कही थी कि जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो कैंसर होता है, आपने नाम सुना होगा भाई फलाने बंदे को कैंसर हो गया, वो मर गया। तो इसका ये होता है कि जो सेल्स होते हैं वो भूल जाते हैं कि उनको कितना डिवाइड होना है, वो डिवाइड होते चले जाते हैं। और कोई चीज़ बॉडी में ओवरफ्लो होगी तो आपको पता है कि उसका बैड इफेक्ट भी दिखेगा। और जो फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल द ऑर्गेनिज्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी फंक्शन करता है तो वो पूरा सेल्स का फंक्शन होता है, ना कि उस ऑर्गेनिज्म का। उस ऑर्गेनिज्म का होता है मान ली, पर जो ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म करता है वो सेल्स की मदद से कर पाता है, वरना बिना सेल्स के वो ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता।
ऑल द सेल्स आर सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस आए। वायरस है वो सेल थ्योरी ऑफ लाइनेज नहीं करते। अब ये लाइनेज की जो सेल थ्योरी है आप इसको 11th में पढ़ोगे अगर आप बायो लोगे तो अभी आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को आप ऐसे समझ सकते हो वो नए जमाने का सेल है, और प्रोकैरियोटिक है उसको आप ऐसे समझ सकते हो वो पुराने जमाने का सेल है। और numerous nuclei are found in the organism such as ribosomes, bacteria. Such multinucleated condition is known as conchocyte और साइनोसाइटियम। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, कहने का मतलब 2 3 4 5 10, ठीक है। और जो स्किन का सरफेस और कॉर्प के सेल होते हैं वो उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, वो डेड सेल्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस, जल्दी बताओ कमेंट करके कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए थोड़ा मैनेज कर लो, फिर बाद में अपन जोश में आएंगे। मामालियन यूथेरियड सीव ट्यूब सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। ऊपर वाले में आपने देखा कि उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। इसमें मैं एक नाम ऐड करना भूल गया, मैंने इमेज ऐड कर दी, आरबीसी। आरबीसी जब इनिशियल स्टेजेस में इसके पास न्यूक्लियस होता है, पर जैसे ये आगे चलता है तो इसको ये अपना न्यूक्लियस लैक कर जाता है। इसके पीछे का रीजन है कि ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होने के लिए ये करता है, इसको जो सामान ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ये अपना न्यूक्लियस खो देता है। यार क्या सिस्टमेटिक है नेचर। देख रहे हो, अपन देखते हैं नेचर बिखरा हुआ है, पर एक्चुअल में देखें तो नेचर बड़ा सिस्टमेटिक है। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो आप समझोगे। सेल साइज, शेप एंड नंबर। अपन सेल 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 कर रहे हैं, आप उसका साइज, शेप और नंबर देखते हैं। शेप ऑफ सेल वेरीज, यूनिसेलुलर में अलग होगी, मल्टी सेलुलर में अलग होगी। मल्टी सेलुलर में उनकी जगह पर भी अलग होगी, उनके फंक्शन पे भी अलग होगी, समझ रहे हो? बड़ा खतरनाक है कि बायो, आपको लगता है पर है नहीं। जैसे आप आगे टिश्यू चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी। यही फंडा है, इसकी सीक्वेंस अच्छी है बायो की। मान लिया केमिस्ट्री की सीक्वेंस थोड़ी अजीब सी है तीसरे और चौथे चैप्टर की, अगर आपका उससे मन उठ गया है तो आप बायो की सीक्वेंस में आपका फिर से मन बन जाएगा। जो सेल का मेजर किया जाता है वो माइक्रोन मीटर में किया जाता है मेनली, और पहले एंगस्ट्रॉम्स में किया जाता था। प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया इज प्रोटोजोआ। जो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है वो एक प्रोटोजोआ है, जिसका साइज 2 माइक्रोन मीटर होता है, और एक आपका एसिटोबोलेरिया है जो 10 सेंटीमीटर तक होता है। ये भी एक बैक्टीरिया है एसिटोबोलेरिया। और जो सेल का नंबर होता है वो भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है। जो ह्यूमन में एक्चुअल नंबर ऑफ सेल होता है वो 100 ट्रिलियन सेल होते हैं अप्रॉक्सीमेट, वो तो बढ़ते बढ़ते रहते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिवीजन ऑफ लेबर, चलो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये लिख लेना, ये जरूरी चीज़ है, कॉपी पेन लेके तो भी मत देखो। डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ऑर्गेनिक लेवल इट गिव्स अ लो लेवल ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अरे लेबर, वो होता है ऑर्गेनिक लेवल पे। जैसे ऑर्गेनली लेवल, ऑर्गेनली क्या होती है? जो सेल के अंदर सामान प्रेजेंट होता है उसको ऑर्गेनली कहते हैं। और एक सिंगल सेल होता है वो पूरी लाइफ प्रोसेस को करता है, क्योंकि इसमें एक ही सेल होता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई एग्जांपल अमीबा दे सकता हूँ। ये जो इसका सेल होता है ये पूरा एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि इसको कोई कवर करने वाला है नहीं, सेल्स ही कवर करते हैं, और सेल इसमें एक है तो वो हो नहीं पाता। और एक इंजरी, हल्की सी इंजरी सेल को डेथ कॉज कर सकती है, उसकी डेथ का कारण बन सकती है, उसकी मौत का कारण बन सकती है। आप लोग डरिए मत, अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो अपने तो सेल्स सेकेंड्स में, एक दिन में मिलियंस ऑफ सेल मर जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है क्योंकि एक ही सेल को ज़्यादा काम करना होगा तो वो जल्दी मरेगा। और डिवीजन ऑफ लेबर होता है
वो सेल लेवल पे भी होता है, टिश्यू लेवल पे भी होता है, ऑर्गन लेवल पे भी होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी होता है। जैसे अपना डिवीजन ऑफ लेबर आपको जैसे कि समझाता हूँ, अपना खाने को आपको स्टमक डाइजेस्ट करता है, फिर बाइल लीक करता है लीवर, पेनक्रियाज होती है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है स्मॉल में, ठीक है। ऐसे ही आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, जैसे डाइजेशन के लिए आपका अलग सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए आपका अलग सिस्टम है, और इनके जो सेल होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं कोई डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो ये मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह एक ही सेल सारा काम नहीं कर सकता इधर, कर क्या नहीं सकता, करता नहीं है, बड़ा बदतमीज है। आउटर सेल होते हैं वो ही स्पेशलाइज्ड होते हैं फेस इन्वायरमेंट को करने, अपने स्किन के ऊपर वाले सेल ही एनवायरमेंट में एक्सपोज होते हैं, अंदर वाले सेल नहीं होते हैं। इंजरी और डेथ ऑफ सेल्स डू नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म एज द सेम कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। जैसे मैंने कहा अपने ह्यूमंस में तो मिलियंस ऑफ सेल मरते हैं एक दिन में। लाइफ स्पैन लॉन्ग होती है क्योंकि लिमिटेड वर्क होता है सेल्स के पास। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। चलो गाइज ये अपन वीडियो खत्म करते हैं, ये पार्ट अपन अगले वीडियो में करेंगे। और संडे को इसका एमसीक्यू बैच आएगा, संडे आज है, अगले संडे को आएगा, मतलब आज संडे है ना, हाँ संडे है तो अगले संडे को आएगा। तो टिल द स्टे कनेक्टेड, और आपको मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।